हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट, वो चल रहा था सिफेलोकॉर्डेटा। और सिफेलोकॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखे थे, बेसिक मतलब सामान्य जो लक्षण थे वो हमने डिस्कस किए थे। कॉमनली इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हमने सिफेलोकॉर्डेटा का पढ़ लिया था, और सिफेलोकॉर्डेटा का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने के बाद में, यानी आफ्टर द रीडिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ cephalochordata, we have started the basically general characteristics of cephalochordata। इंट्रोडक्टरी पार्ट या सामान्य परिचय वाला भाग पढ़ने के बाद में हमने सिफेलोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। कुछ बेसिक सामान्य लक्षण हमने देख लिए थे, जैसे बेसिकली इनका बॉडी जो होता है वो फिश लाइक होता है, शरीर जो है उसकी आकृति फिश लाइक होती है, मछली के समान संरचना होती है। उसके बाद में ये जो मछली के समान संरचना होती है, ये फिश लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो स्विमिंग और मैं बोल सकती हूँ फरोइंग में या फिर बरोइंग में क्या करती है, हेल्प करती है। बरोइंग मतलब मिट्टी को खोदने में हेल्प करती है। उसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल या फिर पाचन जो नली होती है, आहार नाल जिसे कहेंगे, वो बहुत लंबी होती है। आहार नाल में एक बड़ी ग्रसनी होती है, लार्ज फेरिंग्स होती है, और लार्ज फेरिंग्स जो होती है इसमें बहुत सारे, मैंने बताया था मोर देन 100 मैं बोल सकती हूँ गिल स्लिट्स जो है वो उपस्थित होते हैं, या जिन्हें हम ग्रसनी छिद्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में एक पॉइंट और हमने देखा था कि अगर इनके अंदर मैं मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग की बात करती हूँ, यानी इनके अंदर भोजन को ग्रहण करने की अगर मैं प्रणाली की बात करती हूँ, तो वो भोजन को ग्रहण करने की प्रणाली जो है वो पक्षमाभी होती है, यानी सीलियरी होती है। सीलियरी फीडिंग मोड जो है इनके अंदर पाया जाता है। सीलियरी फीडिंग मोड का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी के अंदर जो फूड पार्टिकल एंटर करेंगे, दे आर एंटर्ड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सीलिया। पक्षमाप की सहायता से क्या होता है, प्रवेश करता है। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में हमारा जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमारे सिफेलोकॉर्डेटा के पूरे हो गए थे, लेकिन अभी वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखेंगे इनके शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र, इनके शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र, इनके शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र, या फिर इंग्लिश में कहेंगे क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम उपस्थित होता है। इनके शरीर के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम या बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो उपस्थित होता है। बंद परिसंचरण तंत्र या फिर खुला परिसंचरण तंत्र, ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो, जब जंतु जगत पढ़ते हो, तो उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है वहां पर दो टाइप के सर्कुलेशन सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक हो जाता है बंद परिसंचरण तंत्र और दूसरा हो जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में एक को ओपन सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं और दूसरे को क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, दैट इज द फीचर ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का जो लक्षण होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो ब्लड होता है वो वेन्स के अंदर और आर्टरीज के अंदर, या फिर मैं बोल सकती हूँ प्रॉपरली जो रुधिर होता है वो रक्त वाहिनियों के अंदर क्या होता है, बहता है, खुले रूप से नहीं बहता। प्रॉपरली जो ब्लड का मैं बोल सकती हूँ फ्लो होता है वो इनसाइड द ब्लड वेसल्स होता है, जिसमें आर्टरी भी आ जाती है और वेन्स भी आ जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कर ली। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि इनके पास में बंद परिसंचरण तंत्र तो होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि इनके पास में अगर मैं वर्टी ब्रेटा के अकॉर्डिंग बात करूं, यानी कशेरुकी जीवों के समान अगर मैं बात करूं, तो इनके पास में कोई वेल डेवलप्ड हार्ट या बहुत ही बड़ा कोई हृदय जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में हृदय तथा इनके शरीर में हृदय तथा श्वसन रंजक, श्वसन रंजक अनुपस्थित होते हैं। श्वसन रंजक अनुपस्थित होते हैं। श्वसन रंजक अनुपस्थित होते हैं। दे डोंट हैव दे डोंट हैव दे डोंट हैव हार्ट एंड they don't have heart and respiratory pigments। they don't have heart and respiratory pigment मतलब ना तो इनके पास में हार्ट होता है और ना ही इनके पास में श्वसन के कुछ जो रंजक मैं बोल सकती हूँ पिगमेंट, जिन्हें जैसे हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वैसा कुछ पिगमेंट इनके पास में नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हिपैटिक इनके शरीर में हिपैटिक पोर्टल प्रणाली, इनके शरीर में हिपैटिक पोर्टल प्रणाली उपस्थित होती है।
हेपेटिक पोर्टल प्रणाली उपस्थित होती है। और हेपेटिक पोर्टल प्रणाली या फिर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूंगी तो उसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे हम। हेपेटल पोर्टल मैकेनिज्म जो है वो उपस्थित होती है और उसका मतलब क्या है। हेपेटिक पोर्टल का मतलब है कि इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या सिंपल भाषा में बोलूं मैं कि पोषक तत्व युक्त जो इनके शरीर में रुधिर होता है, यानी ब्लड विच कंटेन एक्सेसिव न्यूट्रिएंट, वो हार्ट के पास जाने के बजाय सीधे लिवर के पास में जाता है। ये बात याद रखेंगे। मतलब जो रुधिर है, पोषक तत्व युक्त रुधिर है, वो हृदय के बजाय लीवर के पास में यानी यकृत के पास में क्या करता है, जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि अगर मैं बात करती हूँ इनके पास में प्रॉपरली लिवर जो है वो नहीं होता, यकृत नहीं होता, इनके पास में यकृत के रूप में कुछ और संरचना होती है जो अभी आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोल सकते हैं या फिर मैकेनिज्म बोल सकते हैं, दोनों चीजें सही हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब है जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट वाला ब्लड होता है वो हार्ट के पास जाने के बजाय किसके पास में जाता है, मैं बोल सकती हूँ किसके पास जाता है, वो जाता है लिवर के पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन तंत्र में सोलेनोसाइट्स 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 युक्त सोलेनोसाइट्स युक्त प्रोटोनेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया सोलेनोसाइट्स युक्त प्रोटोनेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं। सोलेनोसाइट कुछ नहीं है, सोलेनोसाइट जो है वो यूनिट है प्रोटोनेफ्रिडिया की। तो बेसिकली मैं बात कर सकती हूँ इनके पास में, अगर उत्सर्जन तंत्र की मैं बात करती हूँ यानी एक्सक्रिएशन सिस्टम की बात करती हूँ सिफेलोकॉर्डेटा में, तो इनका जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता। प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं और प्रोटोनेफ्रिडिया की अगर आपसे पूछेगा दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, योर आंसर विल बी सोलेनोसाइट्स। ठीक है, योर आंसर विल बी सोलेनोसाइट्स। तो इनके पास में इनका जो मैं बोल सकती हूँ सोलेनोसाइट वाला जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम शो पेयर्ड प्रोटोनेफ्रिडिया excretory system show paired protonephridia पेयर्ड मतलब दो होते हैं इनके पास में प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, पेयर्ड होते हैं मतलब दो होते हैं, लिख लेंगे हम, दो होते हैं, युग्मित होते हैं, युग्मित मतलब पेयर्ड होते हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि प्रोटोनेफ्रिडिया की यूनिट जो है वो क्या होती है, तब आपका आंसर रहेगा कि प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो सोलेनोसाइट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इनके पास में हर्ट तो नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इनके पास में हर्ट नहीं होता। इनके पास में अगर मैं सर्कुलेशन सिस्टम की बात करती हूँ तो प्रॉपरली वेल डेवलप्ड हर्ट नहीं होता। हाँ, आलिंद जरूर होते हैं, एट्रियम जो है जरूर होते हैं। सेम एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम, अगर मैं इनके तंत्रिका तंत्र की बात करती हूँ यानी नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ, तो इनके नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो है वो भी प्रेजेंट नहीं होता, यानी इनके तंत्रिका तंत्र में हृदय जो है वो भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो फिर वहां पर कुछ और जो है वो प्रेजेंट होगा इनके पास में बेटा, मैं बोल सकती हूँ तंत्रिकाएं जो है वो प्रेजेंट होती हैं, यानी स्पाइनल नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, सेरेब्रल जो है प्रेजेंट होता है, बट प्रॉपरली जो ब्रेन है वो उपस्थित नहीं होता। तो लिख लेंगे मस्तिष्क यानी ब्रेन, मस्तिष्क या फिर ब्रेन भी अनुपस्थित होता है। मस्तिष्क भी अनुपस्थित होता है। मस्तिष्क भी अनुपस्थित होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ब्रेन नहीं होता लेकिन ब्रेन की फॉर्म में इनके पास में मस्तिष्क तंत्रिकाएं होती हैं। तो मस्तिष्क तंत्रिकाओं के मस्तिष्क तंत्रिकाओं के मस्तिष्क तंत्रिकाओं के दो जोड़े तथा मस्तिष्क तंत्रिकाओं के दो जोड़े
या फिर इंग्लिश में मैं बोल सकती हूँ कि इनके पास में ब्रेन नर्व्स के 2 पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और साथ में इनके पास में तथा तथा अनेक तथा अनेक रीढ़ की तंत्रिकाएं, रीढ़ की तंत्रिकाएं, स्पाइनल कॉर्ड्स बोलेंगे, रीढ़ की तंत्रिकाएं, इंग्लिश में बोलेंगे सेवरल स्पाइनल कॉर्ड्स, सेवरल स्पाइनल कॉर्ड्स, सेवरल स्पाइनल कॉर्ड्स। और ये हो जाएगा हमारी ब्रेन नर्व्स, ब्रेन नर्व्स। ब्रेन नर्व्स के तो केवल 2 पेयर होते हैं, और सेवरल मैं बोल सकती हूँ इनके पास में क्या होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स। या फिर स्पाइनल मैं प्रॉपरली अगर मेंशन करूँ तो स्पाइनल कॉर्ड्स की जगह तंत्रिका दे रखा है, तो हम वहां पर नर्व जो है वो मेंशन कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर आई कैन से फीचर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। तो लिखेंगे मस्तिष्क तंत्रिकाओं के 2 जोड़े तथा अनेक अनेक रीढ़ की तंत्रिकाएं, रीढ़ की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, रीढ़ की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, रीढ़ की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ब्रेन इज एब्सेंट, वो तो पॉइंट मेंशन कर ही लिया था, ब्रेन इज एब्सेंट। फिर लिखेंगे टू पेयर्स ऑफ ब्रेन नर्व्स, टू पेयर्स ऑफ ब्रेन नर्व्स, टू पेयर ऑफ ब्रेन नर्व्स एंड several pairs of spinal nerve and several pairs of spinal nerve is present। सेवरल पेयर तो स्पाइनल नर्व के हो जाएंगे, रीढ़ की तंत्रिकाओं के हो जाएंगे, लेकिन जो मस्तिष्क के रूप में जो तंत्रिकाएं होती हैं, क्योंकि ब्रेन तो इनके पास में होता नहीं है, ब्रेन की फॉर्म में इनके पास में ब्रेन नर्व्स होती हैं, मस्तिष्क की तंत्रिकाएं होती हैं, वो 2 पेयर में होती हैं। यानी टोटल अगर संख्या पूछेगा, टोटल नंबर जो है वो 4 हो जाएगा, बट 2 पेयर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ब्रेन नर्व के 2 पेयर होते हैं, यानी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के 2 जोड़े होते हैं। साथ में अगर मैं तंत्रिका बात करूं, रीढ़ की तंत्रिकाएं या जिन्हें हम स्पाइनल नर्व के नाम से जानते हैं, उसके बहुत सारे पेयर या बहुत सारे मैं बोल सकती हूँ जोड़े जो हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इनमें इनमें स्पष्ट लिंग विभेदन, इनमें स्पष्ट लिंग विभेदन, इनमें स्पष्ट लिंग विभेदन उपस्थित होता है, इनमें स्पष्ट लिंग विभेदन उपस्थित होता है, स्पष्ट लिंग विभेदन उपस्थित होता है। यानी लिंग जो है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती हैं वो क्लियरली डिटरमाइंड होती हैं, क्लियरली मैं बोल सकती हूँ विजिबल होती हैं। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, यानी बेसिकली लिंग जो है वो विभेदित होते हैं, विभेदित होते हैं। विभेदित मतलब अलग अलग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होगा। साथ में बेसिकली मैं बात कर सकती हूँ कि इनके जो जननांग होते हैं, ठीक है, इनके जो मैं बोल सकती हूँ गोनाड्स होते हैं, वो मेटामेरिकली मैं बोल सकती हूँ, मेटामेरिकली या फिर मेटामेरिकली को हिंदी में बोल सकते हैं खंडित रूप से जो है वो दिखाई देते हैं, खंडित रूप से दिखाई देते हैं, अलग अलग पेयर में दिखाई देंगे, अलग अलग मैं बोल सकती हूँ सेगमेंट में दिखाई देंगे। और साथ में याद रख लेना कि जो इनके गोनाड्स होते हैं, इनके जननांग जो होते हैं, उनमें गोनाड्स डक्ट यानी जननांग नलिकाएं जो है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो एक बार इंग्लिश वाले बच्चों ने लिख लिया होगा, इनमें स्पष्ट लिंग विभेदन उपस्थित होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, इंडिविजुअल होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जननांग, जननांग मेटामेरिकली, जननांग मेटामेरिकली, मेटामेरिकली या मेटामेरिक रूप से विभेदित होते हैं, मेटामेरिक रूप से विभेदित होते हैं, मेटामेरिक रूप से विभेदित होते हैं। और एक पॉइंट और याद रख लेना कि जो इनके गोनाड्स होते हैं, यानी इनके जो जननांग होते हैं, उनके अंदर जननांग नली, उनके अंदर जननांग नली अनुपस्थित होती है, जननांग नली अनुपस्थित होती है। इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली इनके पास में जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स कहेंगे, इनके पास में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है गोनाड्स, उनके अंदर गोनाड्स डक्ट्स जो है वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। मतलब जननांग के अंदर जननांग नली जैसी कोई संरचना जो है वो नहीं पाई जाती। तो इंग्लिश वाले बच्चों ने लिख लिया सेक्सेस आर सेपरेट,
सेक्सेस आर सेपरेट, यानी लिंग जो है वो विभेदित होते हैं, लिंग जो है विभेदित होते हैं। और उसके बाद में गोनाड्स आर मेटामेरिकली अरेंज्ड, गोनाड्स आर मेटामेरिकली अरेंज्ड, गोनाड्स आर मेटामेरिकली अरेंज्ड, गोनाड्स आर मेटामेरिकली अरेंज्ड एंड विदाउट गोनोडक्ट्स, एंड विदाउट गोनोडक्ट्स, या जिसे गोनाड डक्ट्स भी कह सकते हैं, विदाउट गोनोडक्ट्स या जिसे गोनाड डक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार लगा के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इनके जीवन में कभी भी, इनके जीवन में अलैंगिक जनन, डायरेक्टली लिख लेंगे, इनके जीवन में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन इंग्लिश में कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। मतलब इनके लाइफ में ये कभी भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर प्रोजेनी का फॉर्मेशन करना है, इफ दे वांट टू प्रोड्यूस द प्रोजेनी, अगर इन्हें संतति का निर्माण करना है तो दे हैव टू डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्हें लैंगिक जनन ही करना पड़ता है। अलैंगिक जनन की सहायता से कभी भी ये संतति उत्पन्न नहीं कर पाते, यानी विद द हेल्प ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे कैन नॉट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट दे हैव लेक ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके जीवन चक्र में कभी भी अलैंगिक जनन जो है वो नहीं होता। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, asexual reproduction is absent, asexual reproduction is absent, asexual reproduction is absent। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, लैंगिक जनन संपन्न होता है। भाई असेक्सुअल नहीं हो रहा तो सेक्सुअल तो होगा ही। लैंगिक जनन उपस्थित होता है, लैंगिक जनन उपस्थित होता है, लैंगिक जनन उपस्थित होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, लैंगिक जनन जो है वो उपस्थित होता है। साथ में याद रख लेना कि लैंगिक जनन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो भी गैमेट्स वगैरह का फॉर्मेशन करेगी, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल गैमेट बनाएगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल गैमेट बनाएगी। तो वो मेल और फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी नर और मादा युग्मक का जो निषेचन होता है वो शरीर के बाहर होता है। यानी कहने का मतलब है कि इनके अंदर सेफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो लिख लेंगे इनमें, इनमें बाह्य निषेचन, इनमें बाह्य निषेचन उपस्थित होता है, इनमें बाह्य निषेचन उपस्थित होता है। बाह्य निषेचन मतलब निषेचन शरीर के बाहर होगा, इनमें बाह्य निषेचन उपस्थित होता है। दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है निषेचन शरीर के, निषेचन शरीर के बाहर संपन्न होता है, निषेचन शरीर के बाहर संपन्न होता है, निषेचन शरीर के बाहर संपन्न होता है, बाहर संपन्न होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब, इंग्लिश वाले बच्चे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब लिखेंगे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द, आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में यही पढ़ना था, बॉडी कैसी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है यानी पाचन तंत्र कैसा होता है। श्वसन के लिए हमने पढ़ा था कि श्वसन जो है वो गलफड़ों के द्वारा होता है, यानी रेस्पिरेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है, फेरिंग्स होती है, लार्ज फेरिंग्स होती है, परफोरेटेड होती है, छिद्रित होती है। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करती हूँ, यानी अगर मैं परिसंचरण तंत्र की बात करती हूँ तो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है बट दे डोंट हैव हार्ट, उनके पास में हृदय नहीं होता।
अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ, तंत्रिका तंत्र की बात करती हूँ, तो इनके पास में तंत्रिका तंत्र में ब्रेन जो है वो एब्सेंट नहीं होता, ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें मस्तिष्क जो है वो अनुपस्थित होता है, और बेसिकली मस्तिष्क अनुपस्थित होता है तो वहां पर केवल इनके पास में ब्रेन, मैं बोल सकती हूँ नर्व्स प्रेजेंट होती है दो पेयर में, या युग्मित मैं बोल सकती हूँ। इनके पास में मस्तिष्क तंत्रिकाएं उपस्थित होती है और उसके साथ में रीढ़ की तंत्रिकाएं, या जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं, वो भी प्रेजेंट होती है। सेक्सुअली अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअली इनके अंदर सेक्स जो है वो सेपरेटेड होते हैं, यानी लिंग जो है वो अलग अलग होते हैं, नर जनन संरचना अलग और मादा जनन संरचना अलग। प्रॉपरली यू कैन आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नर और मादा जनन संरचना को आराम से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इनके पास में अगर मैं सेक्स सेपरेट होते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जन्नांग जो होते हैं यानी गोनाड्स जो होते हैं वो मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं। मेटामेरिकली मतलब खंडित होते हैं, अलग अलग सेगमेंट में दिखाई देते हैं, अलग अलग सेगमेंट में दिखाई देंगे आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। साथ में एक पॉइंट और याद रखना है कि जो गोनाड्स होते हैं उनमें गोनोडक्ट्स, ठीक है, गोनाड्स में गोनोडक्ट्स भी लिख सकते हैं या गोनाड डक्ट्स भी बोल सकते हैं। ये गोनोडक्ट्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं यानी अनुपस्थित होती हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये बात करी। रिप्रोडक्शन के अगर मैं मेथड्स की बात करती हूँ, अगर मैं जनन की बात करती हूँ, तो अलैंगिक जनन तो ये कभी जीवन में दिखाते ही नहीं है, दे नेवर डू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली प्रोजेनी का फॉर्मेशन जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म कर देगा, यानी केवल एक जीव से अगर संतति का निर्माण हो रहा है तो वो अलैंगिक जनन हो जाएगा, बट वो अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कभी नहीं दिखाते। दे ओनली रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये केवल 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 लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक जनन का मतलब आप लोगों को पता है, दो जनक होंगे, दो पेरेंट होंगे, और एक पेरेंट जो है वो ऑब्वियसली, दो पेरेंट होने का मतलब है या तो एटलीस्ट दो पेरेंट हो, और दो पेरेंट नहीं भी हो तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो इंडिविजुअली मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। यानी नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना जो है वो अलग अलग रूप से नर और मादा युग्मक का निर्माण करती है। नर और मादा युग्मक दोनों को मैं बोल सकती हूँ आउटसाइड द बॉडी यानी शरीर के बाहर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है, और फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के बाहर ही होता है। इसका मतलब बेसिकली दे हैव द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, या इनके शरीर में बाह्य निषेचन जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। इतनी सारी बातें करने के बाद में हमने सारे जितने भी सिस्टम है, जितने भी तंत्र है इनके शरीर में, इनका शरीर कैसा होता है, शरीर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सारी चीजें हमने, सीलोम भी हमने देख लिया था, इनके पास में एंटेरोसिलिक सीलोम जो है प्रेजेंट होती है, ट्रू सीलोम जिसे हम कहते हैं। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। इसके साथ में जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, या फिर हिंदी में कहेंगे सिफेलोकॉर्डेटा का वर्गीकरण। टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, या हिंदी में कहेंगे सिफेलोकॉर्डेटा का वर्गीकरण। सिफेलोकॉर्डेटा का वर्गीकरण, वर्गीकरण में केवल अप टू क्लास लेवल हमें इसका क्लासिफिकेशन देखना है। जीनस की बात नहीं करेंगे। स्पीसीज हमने पहले देख ली थी कि अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा की बात करती हूँ तो इस सिफेलोकॉर्डेटा में अप्रोक्सीमेट जो है 25 जातियां या 25 स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उन स्पीसीज को हमें याद नहीं रखना क्योंकि क्लासिफिकेशन जो दे रखा है आपको वो केवल 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 क्लास लेवल तक का दे रखा है, यानी वर्ग तक का दे रखा है, और वर्ग तक के क्लासिफिकेशन को हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। क्योंकि जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा टैक्सॉन आता है वो किंगडम आ जाता है। सबसे पहले टैक्सॉन हो जाएगा किंगडम, या हिंदी में कहा जाएगा जगत, और जगत तो जंतु जगत हो जाएगा, इंग्लिश में एनिमेलिया कहेंगे। जगत तो जंतु जगत हो जाएगा और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, एनिमेलिया, इंग्लिश में कहा जाएगा एनिमेलिया। ठीक है, जगत के बाद में फाइलम आ जाएगा, जगत के बाद में फाइलम आ जाएगा। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं फाइलम, और फिर हिंदी में लिख लेंगे उसको कहते हैं हम संघ, हिंदी में कह देंगे संघ। संघ हमें पता है जंतु जगत के बेसिकली कुछ संघ तो नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कुछ फाइलम तो नॉन कॉर्डेटा में आ जाते हैं, और एक हमारा फाइलम जो है वो कॉर्डेटा हो जाता है, जिसमें आप सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और मैं बोल सकती हूँ वर्टिब्रेटा को डिस्कस करते हो। तो जो फाइलम हो जाएगा, संघ हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉर्डेटा, फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा, फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम है कॉर्डेटा। फिर उसके बाद में है सब फाइलम, उसके बाद में है सब फाइलम,
सब फाइलम, इंग्लिश में कहेंगे उपसंघ। सब फाइलम हो जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे उपसंघ। और उपसंघ तो नाम जो पढ़ रहे हैं वो सब फाइलम ही है, जिसे हम कहेंगे सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा सेम इंग्लिश और हिंदी में सेम रहेगा। सब फाइलम इज सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा। एक बार जल्दी से इतना क्लासिफिकेशन मेंशन करेंगे, जिसमें 3 कैटेगरी हमने देख ली। 3 कैटेगरी हमने देख ली, और 3 कैटेगरी में हमने पहला देखा किंगडम एनिमेलिया, सेकंड देखा फाइलम कॉर्डेटा यानी संघ जो है कॉर्डेटा देखा, और फिर उसके बाद में हमने देखा सब फाइलम जो है सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है क्लास। नेक्स्ट है क्लास। क्लास हिंदी में कहेंगे वर्ग। हिंदी में कहेंगे वर्ग, और वर्ग हो जाएगा लेप्टोकार्डी। वर्ग हो जाएगा लेप्टोकार्डी। वर्ग जो है क्लास जो है वो पढ़ना है हमें लेप्टोकार्डी। लेप्टोकार्डी। ठीक है, उसके बाद में फैमिली। उसके बाद में फैमिली। फैमिली, और फैमिली का नाम हो जाएगा ब्रेंचियो स्टोमेडी। ब्रेंचियो स्टोमिडे। फैमिली को हिंदी में कहेंगे कुल, और कुल का नाम है ब्रेंचियो। ब्रेंचियो स्टोमेडी। स्टोमेडी इंग्लिश में और हिंदी में सेम रहेगा, ब्रेंचियो स्टोमिडी। स्टोमिडी। स्टोमिडे। ये मिडे या मिडी लिखा हुआ मिल जाए तो उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें इसमें 2 जीनस आ जाते हैं, ये बात याद रख लेना। जो कुल है ब्रेंचियोस्टोमिडी, इस कुल में 2 वंश। इस कुल में 2 वंश, इंग्लिश में जेनस, जीनस या फिर जेनेरा। इंग्लिश में जीनस या फिर जेनेरा सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं इस कुल में। जो ब्रेंचियोस्टोमिडी है इसमें 2 मैं बोल सकती हूँ जीनस आते हैं, और 25 स्पीसीज आती है, तो पहले ही देख लिया था हमने। 25 तो स्पीसीज आती है, टोटल 25 तो मैं बोल सकती हूँ। टोटल 25 तो क्या होती हैं, स्पीसीज होती हैं। और जीनस जो है वो केवल कितने हो जाते हैं, 2 आ जाते हैं। एक को कहते हैं ब्रेंचियोस्टोमा, एक को कहा जाता है ब्रेंचियोस्टोमा। 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 और दूसरी जो क्लास होती है, उसका नाम है एसीमेट्रॉन। दूसरी जो क्लास है उसका नाम है एसीमेट्रॉन। एसीमेट्रॉन। ठीक है, ये बस इतना सा ही याद रखना है क्लासिफिकेशन आपको सेफेलोकॉर्डेटा का, कि सेफेलोकॉर्डेटा जो है वो किंगडम तो आपका जंतु जगत हो जाएगा, यानी जगत जो है वो जंतु हो जाएगा, एनिमिलिया किंगडम हो जाएगा। कॉर्डेटा जो है फाइलम हो जाता है, यानी कॉर्डेटा जो है वो संघ हो जाता है। उपसंघ जो है वो सेफेलोकॉर्डेटा हो जाता है, यानी सब फाइलम जो है वो सेफेलोकॉर्डेटा हो जाता है। फिर उसके बाद में क्लास की अगर मैं बात करूंगी तो लेपोकार्डी हो जाएगी। लेपोकार्डी जो है क्लास होती है इसकी। एक्चुअली में जो क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है वो लेपोकार्डी तक ही दे रखा है, पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन फैमिली और जीनस को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में तो आपको पता है कि फैमिली जो है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, फैमिली जो है वो ब्रेंचियोस्टोमिडे हो जाएगा। और अगर मैं इस फैमिली की बात करती हूँ तो इसके अंदर 2 जीनस इंक्लूडेड होते हैं। एक का नाम हो जाता है आपका ब्रांचियोस्टोमा, और दूसरे का नाम हो जाता है आसिमेट्रॉन। ठीक है, दूसरे का नाम हो जाता है आसिमेट्रॉन। ठीक है, दूसरे का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है आपका आसिमेट्रॉन, कर देंगे प्रॉपरली आसिमेट्रॉन। ठीक है, तो दूसरे का नाम जो है वो आसिमेट्रॉन। मैं इंग्लिश में पूरा लाइन जो है वो लिखवा देती हूँ, आसिमेट्रॉन। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फैमिली। फैमिली ब्रेंचियोस्टोमिडी। फैमिली ब्रेंचियोस्टोमिडी। Family Branchiostomidi have two genus,
हैव टू जीनस ऑब्लिक करके जेनेरा, हैव टू जीनस ऑब्लिक करके जेनेरा। वन इज नोन एज द, वन इज नोन एज द, दोनों के नाम जो है वो डायरेक्टली लिख देंगे। वन इज नोन एज द, वन इज नोन एज द ब्रेंचियोस्टोमा, वन इज नोन एज द ब्रेंचियोस्टोमा। एम्फियोक्सेस जो पढ़ेंगे वो इसी में पढ़ेंगे। तो वन इज नोन एज द ब्रेंचियोस्टोमा एंड द अनदर वन इज नोन एज द, and the another one is known as the asymmetron, and the another one is known as the asymmetron, asymmetron। चलिए, ये होता है क्लासिफिकेशन पूरा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिफेलोकॉर्डेटा की विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिफेलोकॉर्डेटा की, सिफेलोकॉर्डेटा की विशेषताएं तथा, विशेषताएं तथा, विशेषताएं तथा शारीरिक संरचना का, शारीरिक संरचना का वर्णन, शारीरिक संरचना का वर्णन, शारीरिक संरचना का वर्णन। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे हेडिंग, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे हेडिंग, इंग्लिश वाले बच्चे हेडिंग लिखेंगे। फीचर्स एंड, फीचर एंड, फीचर एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ, फीचर एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ, फीचर एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, फीचर एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, चल इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा क्या शारीरिक विशेषताएं, सिफेलोकॉर्डेटा की, सिफेलोकॉर्डेटा की शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन, ये लिख लेंगे शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन, शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन निम्न आधार पर, शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन निम्न आधार पर, निम्न आधार पर किया जाता है, निम्न आधार पर किया जाता है, निम्न आधार पर किया जाता है, निम्न आधार पर किया जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, study of characteristics and body structure of cephalochordata can be described, can be described, can be described under the following heads, under the following head, under the following head। अच्छा, कुछ पॉइंट देखना है जिसके बेसिस पर हम स्टडी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा को ही बोलेंगे एम्फियोक्सस, सिफेलोकॉर्डेटा, और हिंदी में ही लिख देती हूँ एम्फियोक्सस, एम्फी, एम्फियोक्सस की कॉर्डेटा से संबंधित, की कॉर्डेटा से संबंधित, कॉर्डेटा से संबंधित विशेषताएं, कॉर्डेटा से संबंधित विशेषताएं, कॉर्डेटा से संबंधित विशेषताएं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे
सिफेलोकॉर्डेटा, 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 और सिफेलोकॉर्डेटा के लिए ब्रैकेट में एम्फी ऑक्सस भी लिख लेंगे, एम्फी ऑक्सस, सिफेलोकॉर्डेटा ऑब्लिक करके एम्फी ऑक्सस, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्फी ऑक्सस कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर टू कॉर्डेटा, सिमिलर टू कॉर्डेटा, कि भाई कॉर्डेटा से इनके कौन से लक्षण जो है वो मैच करते हैं, कौन से लक्षण जो है वो मैच करते हैं। ठीक है, चलो पहला लिखेंगे पृष्ठीय, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक लिखना है वो लिखना है पृष्ठीय ट्यूबरल तंत्रिका कॉर्ड, पृष्ठीय ट्यूबरल, ट्यूबरल मतलब नलिकाकार, पृष्ठीय नलिकाकार, पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका कॉर्ड, तंत्रिका कॉर्ड की उपस्थिति, तंत्रिका कॉर्ड की उपस्थिति, तंत्रिका कॉर्ड की उपस्थिति। इनके पास में ट्यूबुलर मैं बोल सकती हूँ, पृष्ठीय यानी पृष्ठीय मतलब डॉर्सल की हम बात करेंगे, पृष्ठीय मतलब डॉर्सल की मैं बात करेंगे, और नलिकाकार होती है यानी ट्यूबुलर होती है नर्व कॉर्ड इनके पास में। ठीक है, तो लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुरल, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुरल, ट्यूबुरल नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुरल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। ठीक है, चलो दूसरी बात मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक जो कॉर्डेटा के सिमिलर होता है, कॉर्डेटा का सिमिलर कौन सा पॉइंट, कि इनका जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इनकी जो मैं बोल सकती हूँ नोटोकॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड की जगह जो वर्ड हम एक्यूरेट यूज करेंगे वो हो जाएगा नर्व कॉर्ड, तो इनकी जो नर्व कॉर्ड होती है या नोटोकॉर्ड होती है, दोनों की ही बात कर लेंगे, वो नोटोकॉर्ड इनके हेड पार्ट से लेकर टेल पार्ट तक क्या होती है, उपस्थित होती है, यानी अग्र भाग से लेकर पश्च भाग तक इनके पास में क्या होती है, लंबी नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। तो लिखेंगे पृष्ठीय भाग पर, पृष्ठीय भाग पर मतलब डॉर्सल सरफेस पे होती है ये भी, तो पृष्ठीय भाग पर अग्र सिरे से लेकर, पृष्ठीय भाग पर अग्र सिरे से लेकर पश्च सिरे तक, अग्र सिरे से लेकर पश्च सिरे, पश्च सिरे तक लंबी, पश्च सिरे तक लंबी, लंबी नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। दे हैव लॉन्ग, दे हैव लॉन्ग, लॉन्ग notochord, they have long notochord from anterior end to, from anterior end to, from anterior end to posterior end, from anterior end to, anterior end to posterior end, posterior end on, on dorsal side, dorsal मतलब पृष्ठीय सतह, on dorsal side, dorsal side, on dorsal side। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ग्रसनी में, ग्रसनी में गिल स्लिट्स की उपस्थिति, ग्रसनी में गिल स्लिट्स की उपस्थिति, ग्रसनी में गिल स्लिट्स की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ, ग्रसनी यानी फेरिंग्स में इनके पास में गिल स्लिट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं श्वसन में सहायक करते हैं, श्वसन में भी सहायक होते हैं, इवन अगर मैं ग्रसनी की बात कर रही हूँ, फेरिंग्स की बात कर रही हूँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल मतलब मैंने बताया था फिल्टर फीडिंग, या कहीं ना कहीं भोजन को छानने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे दे हैव गिल स्लिट्स इन, they have gill slits in pharynx, they have
gill slits in pharynx. They have gill slits in pharynx. गिल स्लिट्स इन फेरिंग्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे इनके पास पोस्ट एनाल पुच्छ, पश्च गुदा पूंछ, पश्च गुदा पूंछ उपस्थित होती है. पश्च गुदा पूंछ उपस्थित होती है. पोस्ट एनाल टेल होती है. पोस्ट एनाल मतलब गुदा भाग के पास में, एनस पार्ट के पास में इनके पास में टेल होती है, पूंछ होती है. तो लिखेंगे पोस्ट एनाल टेल इज प्रेजेंट. पोस्ट एनाल टेल इज प्रेजेंट. इनके पास में पश्च गुदा जो पूंछ है वो उपस्थित होती है. अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि इनके पास में अगर मैं बोलती हूँ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम उपस्थित होता है, तो वो तो मैंने आपको बताया था. हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है? हिपैटिक पोर्टल जो तंत्र होता है इनके पास में, वो जो ब्लड होता है जिसके पास में एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस ब्लड को मैं बोल सकती हूँ सीधे किसके पास में पहुंचा देता है? लिवर के पास में पहुंचा देता है. लेकिन उसी टाइम पर मैंने एक बात बोली थी कि इनके पास में अगर मैं लिवर की बात करूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मैं इनके पास में लिवर की बात करती हूँ कि क्या इनके पास में यकृत उपस्थित होता है, तो मैंने बोला था कि इनके पास में प्रॉपरली जो यकृत है वो उपस्थित नहीं होता. यकृत के समान एक संरचना उपस्थित होती है, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर टू लिवर इनके पास में प्रेजेंट होती है. और वो सिमिलर स्ट्रक्चर जो लिवर के सिमिलर होती है, लिवर के या यकृत के समान होती है, उसे हम यकृत डाइवर्टिकुलम के नाम से जानते हैं. आपको ये याद रखना है सेफेलोकॉर्डिटा में लिवर नहीं होता, लिवर के प्लेस पर लिवर डाइवर्टिकुलम होता है, जो पूरा लिवर की तरह ही काम करता है. मतलब जो हमारी बॉडी में लिवर काम कर रहा है वो सारा का सारा फंक्शन जो है वो सिफेलोकॉर्डिटा में लिवर डाइवर्टिकुलम के द्वारा जो है वो किया जाता है. तो पहले तो एक पॉइंट लिख लेंगे कि इनके शरीर में हेपेटिक पोर्टल तंत्र हेपेटिक पोर्टल तंत्र उपस्थित होता है. हेपेटिक पोर्टल तंत्र उपस्थित होता है. दे हैव हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. बोला था ब्लड सीधे लिवर के पास में जाएगा. ब्लड जो है वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को लेकर सीधे लिवर के पास में जाएगा. तो जो खून होगा वो पोषक तत्वों को लेकर किसके पास में जाएगा? सीधे लिवर के पास में जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनके शरीर में यकृत के समान संरचना. इनके शरीर में यकृत के समान संरचना, सिमिलर स्ट्रक्चर है लिवर के, तो यकृत के समान संरचना, यकृत के समान संरचना, और जिसको हम लिवर डाइवर्टिकुलम या फिर हिंदी में कहेंगे यकृत डाइवर्टिकुलम उपस्थित होती है. इंग्लिश में इसको लिवर डाइवर्टिकुलम बोलेंगे. लिवर डाइवर्टिकुलम. they have liver diverticulum. They have liver diverticulum. They have liver diverticulum which help in digestion system, which help in digestion system, which help in digestion system, and act as liver. चलिए लिखेंगे गति के लिए मायोटोम्स संरचना है. गति के लिए मायोटोम्स संरचनाएं उपस्थित होती है. गति के लिए मायोटोम संरचनाएं उपस्थित होती है. they have myotomes structures. They have myotomes structure for the
They have myotomes structure for the locomotion, for the locomotion, for the locomotion। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे जो इनका कॉर्डेटा के सिमिलर होता है, इनके पास पृष्ठीय अधरीय पृष्ठीय अधरीय तथा पुच्छ पंख उपस्थित होते हैं, पुच्छ पंख उपस्थित होते हैं। They have dorsal, ventral and tail fins डॉर्सल फिन्स पंखनुमा आकृति होती है, इनकी बॉडी पर छोटे छोटे फिन्स होते हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं। डॉर्सल मतलब अपर सरफेस पे होंगे, वेंट्रल सरफेस पे भी होंगे यानी अधर सतह पर भी होंगे, और जो पुच्छ भाग होता है इनका टेल जो पार्ट होता है वहां पर भी मैं बोल सकती हूँ इनके पास में क्या होते हैं, मैं बोल सकती हूँ फिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो अभी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े हैं वो तो हमारे किसके हैं, सिफेलोकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक है, जो मैं बोल सकती हूँ हमारे कॉर्डेटा के क्या है, सिमिलर है, कॉर्डेटा के समान है। लास्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। लास्ट टॉपिक है ये टॉपिक का, और उसमें लिखेंगे प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा के आद्य लक्षण, सिफेलोकॉर्डेटा के आद्य लक्षण, सिफेलोकॉर्डेटा के आद्य लक्षण मतलब प्रिमिटिव, आदिम लक्षण भी बोल सकते हैं, आद्य लक्षण भी बोल सकते हैं। मतलब सिफेलोकॉर्डेटा में शुरुआत में कौन से लक्षण जो है वो देखने गए थे वो हम देखते हैं। चलिए, बेसिक पॉइंट जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो ही यहाँ पर आएगा, लिख लेंगे। उत्सर्जन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं, उत्सर्जन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया इज प्रेजेंट फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया is present for excretion। ठीक है, चलो इसमें एक पॉइंट और था कि अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा की बात करती हूँ तो इनके प्रोटोनेफ्रिडिया में सोलेनोसाइट उपस्थित होते हैं, सोलेनोसाइट्स उपस्थित होते हैं। पहले भी बताया था सोलेनोसाइट जो है वो नेफ्रिडिया की यूनिट है, प्रोटोनेफ्रिडिया की, तो सोलेनोसाइट्स उपस्थित होते हैं। एक पॉइंट लिख लेना, ये सोलेनोसाइट सिफेलोकॉर्डेटा में तो होते हैं, लेकिन याद रखना कि ये सोलेनोसाइट कॉर्डेटा में अनुपस्थित होते हैं, ये सोलेनोसाइट्स कॉर्डेटा में अनुपस्थित होते हैं। तो आदिम कैरेक्टरिस्टिक यही है कि सोलेनोसाइट विच इज यूनिट ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया वर फाउंड इन द सिफेलोकॉर्डेटा बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉर्डेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हृदय व गुर्दे, हार्ट एंड किडनीज। हृदय व गुर्दे यानी हार्ट एंड किडनी हमने देखा था एब्सेंट होती है, हार्ट एंड किडनी अनुपस्थित होते हैं, हार्ट व किडनी अनुपस्थित होते हैं, हृदय व गुर्दे अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, हृदय व गुर्दे अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे युग्मित अंग
युग्मिक अंग का मतलब है पेयर्ड ऑर्गन, और पेयर्ड इनके पास में फिन्स और पेयर्ड लिम्स जो है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो युग्मित युग्मित अंग व युग्मित पंख, युग्मित पंख पेयर में नहीं होते, इनके पास में फिन अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे पेयर्ड लिम्स एंड पेयर्ड लिम्स एंड पेयर्ड लिम्स एंड फिन्स आर एब्सेंट। पेयर में नहीं होते कभी भी ये, तो फिन्स आर एब्सेंट, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, युग्मित नहीं होते, साथ साथ नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पष्ट सिर। स्पष्ट सिर, बाद में तो डिस्टिंक्ट हेड इनमें देखा था, बट स्टार्टिंग में इनके पास में क्लियर हेड पार्ट नहीं था, क्लियर हेड पार्ट जो है वो नहीं था, क्लियर हेड पार्ट वर एब्सेंट। वर की बात कर रही हूँ, पहले नहीं था, अभी प्रेजेंटली जो इसके मेंबर्स हैं उनके पास में स्पष्ट सिर जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। स्पष्ट सिर होता है, डिस्टिंक्ट मैंने बोला था हेड पार्ट होता है, लेकिन पहले वाले में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जननांगों में, जननांगों में जनन, जननांगों में जननांग नलिकाएं, जननांग नलिकाएं अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, माइनस एंटी मतलब अनुपस्थित होती है। गोनोडक्ट्स आर एब्सेंट इन, गोनोडक्ट्स आर एब्सेंट इन, गोनोडक्ट्स आर एब्सेंट इन, गोनोडक्ट्स आर एब्सेंट इन, एब्सेंट इन गोनाड्स, गोनाड्स। और इसी के साथ में हमारा कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा की सारी विशेषताएं जो है वो कंप्लीट होती है। सिफेलोकॉर्डेटा में उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के साथ साथ हमें उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना था, यानी सामान्य परिचय पढ़ने के साथ साथ उसका वर्गीकरण जो है हमें पढ़ना था, और दोनों टॉपिक हमने पढ़े। इसी के साथ में हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो सिफेलोकॉर्डेटा का है वो कंप्लीट होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में हमें एक मेंबर और पढ़ना है, एम्फियोक्सस। वो मेंबर जो हम पढ़ेंगे उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक, वैसे तो सिफेलोकॉर्डेटा में जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े हैं यही कॉपी पेस्ट होकर वहां पर आने वाले हैं, लेकिन उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब उसकी जीनस क्या है, उसका स्पीसीज क्या है, वो हमें देखना है। साथ में उसके कुछ विशिष्ट लक्षण या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।